गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम योर मेंटर होस्ट संजय कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 17 ऑफ दिसंबर के कुछ करंट अफेयर्स एक नए तरीके से। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बात कर रहा है मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं। यहाँ पर अगर बात करेंगे आप लोग, तो आपको यूनियन मिनिस्ट्री इनके पास में है कौन कौन से क्षेत्र की। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, उसके अलावा यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली एम्फोसिस किया है गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कमिटमेंट को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कमिटमेंट लेके रखी हुई है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट रोड शो यहाँ पर मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया। एक्चुअली इंडिया के बहुत सारे रीजन से होकर गुजर रहा है, तो यहाँ पर ये बात करी जा रही है। एक्चुअली जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं आपका, ठीक है, तो समझना बहुत जरूरी है नॉर्थ ईस्ट को हमको। ठीक है, तो हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 7 सिस्टर्स हैं और 1 एक ब्रदर है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका असम का रीजन आ जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन आ जाता है, ये आपका नागालैंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो मिजोरम, दैट आफ्टर मणिपुर। फिर यहाँ पर आप बात करते हो तो दिस वन इज त्रिपुरा। क्लियर? ठीक है, ये आपका आ जाता है मेघालय। ठीक है, ऑलमोस्ट ये आपके कितने हो गए, 7 सिस्टर्स हो गए। और इस रीजन में अगर आप बात करोगे, दिस वन इज सिक्किम। क्लियर? तो बार बार इसका जितना आप मैप से प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेटर रहेगा। तो इसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए जो कि यहाँ पर मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया सर, उन्होंने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट रोड शो जो है मुंबई से यहाँ पर क्या है इनॉग्रेट किया है। जो नॉर्थ ईस्ट है, इट इज द गेटवे फॉर द साउथ ईस्ट एशियन मार्केट। अब साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में जब यहाँ पर बात करते हैं तो मलेशिया, सिंगापुर, जापान, कंबोडिया यहाँ पर आपको नजर आता है। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारी बहुत सारी डिफेंस डील चल रही है। अब इसमें अगर इसमें देखोगे तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है, अगर आपको पता होगा, ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो हम लोग पहले तो फिलीपीन से डील चली थी। ठीक है, और अभी यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो वियतनाम के साथ में भी यहाँ पर डील चल रही है। क्लियर है? ठीक है, तो आने वाले समय में हम लोग इस तरह की जो आपको डील देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या है भाई, नॉर्थ ईस्ट में जो रीजन है वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट रोड शो चलाया जा रहा है, जो कि मुंबई से स्टार्ट किया गया है। 17 का ये आपका करंट अफेयर है। ठीक है, थोड़ा लेट चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट डिटेल में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, कोनाट सांगमा सर हैं। ठीक है, जो सीएम हैं कहाँ के, मेघालय के। उसके अलावा यहाँ पर मानिक शॉ सर हैं, जो कि त्रिपुरा के सीएम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर एनहांस करने के लिए स्ट्रैटेजी पुट की है। क्लियर? तो ये आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस वन। ठीक है, एंड ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो यहाँ पे डिटेल जरा देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा डिटेल में चलते हैं कौन कौन से एरिया में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आईटी सेक्टर्स। ठीक है, तो मुंबई में लोकेशन में यहाँ पे लाया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया सर हैं। टारगेटेड स्टेट्स कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय। आपको पता होगा मणिपुर के रिसेंटली सीएम अपॉइंट किए गए हैं, चेंज हुए हैं, पता है क्या? तो जरा कमेंट बॉक्स में यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। नागालैंड, सिक्किम एंड मणिपुर यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर बात अभी 2 ही दिन पहले यहाँ पर किया गया है, परसों नाइट में यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं नए सीएम। 3 राज्यों के किए गए हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं? ठीक है, बिहार में सफल हुआ है, केरला से, और आपका फिर आपका यहाँ पर देखोगे तो मणिपुर में। क्लियर है? और फिर तीसरा स्टेट कौन सा? 2 स्टेट तो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। क्लियर है? बोलिए। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली। फिर इनहैंस क्या हो रहा है भाई, इनहैंस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रमोट रीजनल ग्रोथ। जो रीजनल ग्रोथ है उसको देखते हुए यहाँ पर, ठीक है, कोणार्क सांगमा पार्टिसिपेशन कौन कौन से सीएम का रहा है यहाँ पर? मेघालय के सीएम रहे हैं यहाँ पर, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, एंड त्रिपुरा के सीएम रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर चल रही है। आईटी सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो फ्यूचर यहाँ पर बात करोगे तो 6 मार्च 2024 से ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, विज्ञान भवन दिल्ली से। तो यहाँ पर ये सारे स्टेट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर, ठीक है, वन महोत्सव जिसको कहा जा रहा है, वो रिसेंटली कंक्लूड हुआ है कहाँ पे?
आपका 17 दिसंबर से लेकर आपका 23 दिसंबर के बीच में भोपाल मध्य प्रदेश में। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। भोपाल मध्य प्रदेश में। उसके अलावा बात करी जाए इस बार की थीम क्या है वहाँ पे थीम जो भी ट्राइबल वुमेन्स हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनको बात चल रही है यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो भी ट्राइबल्स हैं वो अपने फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनको सेल कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन, ट्रेड, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीजों पे यहाँ पर जो है डायलॉग हुआ है बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो यहाँ पर शुरू किसने किया था इसको? दिस वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नर मंगू भाई पटेल एंड द सीएम ऑफ द मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, आई होप समझ में आया, यस और नो? ठीक है, बाकी थोड़ी डिटेल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जरा। जैसा आपको पता है हम लोग प्रॉपर डिटेल में बात करते हैं, धीरे धीरे चीजों को लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे 10th ये आपका इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर है, 17 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में लगा हुआ है। उसके अलावा बात करिए भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है ये, इसको शुरू किया गया था मंगू भाई पटेल। देखो मैं 2-2 3 दिन में रिवाइज कराता हूँ चीजों को, तो इतना टेंशन नहीं है, ठीक है ना? रिवीजन हो जाता है आप लोगों का। वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन बनाया था मैंने। क्या भाई? फोस्टर अ डायलॉग अमंग द फॉरेस्ट्री स्टेक होल्डर्स, प्रमोट द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड द वुमेन एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन की यहाँ पर बात कर रही है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन श्रीलंका से जो यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो आए थे, नेपाल से आए थे एंड इवन ऑस्ट्रेलिया से आए। 300 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए थे यहाँ पे, फ्री मेडिकल कंसल्टेशन यहाँ पे दिया गया और ये सारी बातें बात हुई। उसके अलावा अगर आप एमपी पे बात कर लो तो एमपी ऑब्वियसली बात है, एमपी के बारे में बहुत सारी चीजें प्रचलित हैं, ऑब्वियसली बात है। इनक्रेडिबल एमपी के बारे में यहाँ पे तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लाडली बहन योजना यहीं पे शुरू की गई थी, आपको पता होगा। ठीक है, उसके अलावा बात करी जाए सबसे ज्यादा आपको टाइगर रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे, टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। एंड वैरायटी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्या है भाई? आप यहाँ पर रिप्लाई करोगे लिख के पेपर में। जो भी यहाँ पर पेड बैच में है वो पर्सनली मुझे भेजेंगे ग्रुप पे या फिर पर्सनली, और जो भी यहाँ पर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो वो क्या करेंगे भाई? टाइप कर देंगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? क्वेश्चन है कि इंडिया में टॉप 3 ट्राइबल पॉपुलेशन स्टेट कौन कौन से हैं, जहां पर सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखें। टॉप 3। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक है, चलिए। टॉप 3 ट्राइबल पॉपुलेशन स्टेट आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है? नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, यहाँ पर सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया, जिसने चरक कम्युनिटी हेल्थ रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोयलांचल यहाँ पर शुरू किया। कि कोयलांचल से शुरू किया गया है क्योंकि बहुत सारे जो जो जब कोयला कर्मी कोयला निकाल रहे होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं, जो इकोनॉमिक वीकनेस सेक्शंस होते हैं, जो 8 लाख की आपको पता है ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख का एक यहाँ पर एक टारगेट लाइन यहाँ पर एक लाइन सेट की। क्लियर है? इनकम लाइन। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो नॉर्दर्न कोलफील्ड जो कि सब्सिडरी है कोल इंडिया की, ठीक है, तो कोल इंडिया के बारे में आपको जो है सारी बातें बतानी है। ठीक है, कि कोल इंडिया जो है वो कब बना। जब भी हम लोग किसी पीएसयू की बात करेंगे, इवन पीएसबी की बात करेंगे, बैंक की बात करेंगे, तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ट्राई करना है, तो यहाँ पे ट्राई करना है कि उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसके करंट चेयरपर्सन को। समझ में आए? बोलिए यस और नो। उसके करंट चेयर पर्सन कौन से हैं ये आपको मुझे टाइप करके बताना है। क्लियर? पैरेलली देखो, पार्टिसिपेशन करने से ही क्या होता है ना, डेली डेली जब हम करंट अफेयर चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, एंगेजमेंट लाते हैं, तो उससे ये होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है चीजें रिकॉल होती हैं, चीजें रिवाइज होती हैं। और ये बात ये ध्यान रखो, जितना आप ना राइटिंग में करते हो, चीजें लिख लिख के देखते हो, समझ में आया? ठीक है, उतना आपको बेटर और लंबे समय तक वो रिटेन करती है माइंड। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो चरक का फुल फॉर्म क्या है? हो सकता है चरक का फुल फॉर्म पूछ ले। किसने शुरू किया? नॉर्थ नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने शुरू किया। किसकी सब्सिडरी? कोल इंडिया की सब्सिडरी है। चरक का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिटी हेल्थ रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर द कोयलांचल। क्लियर है? जो लिमिट रखी गई है यहाँ पर, अगर बात दो दो स्टेट में, दो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पे बात करी जा रही है। एमपी का डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम यहाँ पे आपका संगरौली, सिंगरौली। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें तो यूपी का जो है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या, किस नाम से? सोनभद्र।
ओके। ऑडिबल। हम्म। शायद डिस्कनेक्ट हो गया, एक्चुअली इंटरनेट का थोड़ा इशू चल रहा है आज। ठीक है, थोड़ा इंटरनेट का इशू आज चल रहा है। वो डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसके बारे में? थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रिकॉर्डिंग में भी। तो चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोयलांचल, और कोयलांचल में यहाँ पर जो है चरक में दो डिस्ट्रिक्ट जो कि एक आपका किसका है भाई? एक है आपका एमपी का, और एक है आपका यूपी का। ठीक है, एमपी का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम यहाँ पर क्या है भाई? लाइट शो हो रही है? या। तो यहाँ पर जो एमपी का डिस्ट्रिक्ट उसको सिंगरौली नाम है, और यूपी का जो डिस्ट्रिक्ट को सोनभद्रा बोल रहे हैं। क्लियर है? 8 लाख का यहाँ पर जो है एक तरीके से अमाउंट रखा गया है फॉर ईडब्ल्यूएस। क्लियर? तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पर 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, 10 लाख पीपल को यहाँ पर CSIR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, CSIR का फुल फॉर्म क्या है? CSR का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर 10 लाख लोगों को जो इम्पैक्टेड है यहाँ पे, उनको यहाँ पर 1,000 यहाँ पे 1,000 करोड़ तक का यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। और जो पेंडिंग फाइनेंशियल टारगेट्स हैं उसको भी यहाँ पर प्रीवियस जो है कंप्लीटली किया जाएगा। क्लियर? और एक्चुअली गोल का इनिशिएटिव क्या है? टू ब्रिज द हेल्थ गैप बिटवीन द ज्योग्राफिकल चैलेंजेस एरिया। जो ज्योग्राफिकल चैलेंजेबल एरियाज है, सोनभद्र है, और ये जो एरिया है ये थोड़े से कैसे हैं, ज्योग्राफिकली आउट है। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक बर्डन है और चीजें हैं, उतना लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज पे यहाँ पर वो हेल्प कर सके। तो अगर बात करें तो मेलेंसी, ट्यूबरकुलोसिस, HIV, कार्डियक, यहाँ पर अगर बात करी जाए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, सीवियर बर्न्स, इन सारे यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। तुलसी गोवड़ा, जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, और आपको पता है इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। 300 से ज्यादा 30,000 से ज्यादा इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जो है नए वृक्ष लगाए। वृक्ष माता, मदर ऑफ ट्री भी इनको कहा जाता है। 2021 में इनको जो है अ, यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, क्या प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे? ठीक है, पद्मश्री अवार्ड से इनको नवाजा गया। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, 60 ईयर्स की एज रही है इनकी। अगर देखो इसमें से जो पूछेगा वो हम कौन सा देख लेते हैं जरा। सबसे पहले जो पूछ सकता है आपसे, ऑब्वियस सी बात है, नाम तुलसी गवांडा। ठीक है, गौड़ा। ठीक है, क्लियर है? तो तुलसी गौड़ा, इसको आप याद कर सकते हो। 1944 में इनका एक्चुअली बर्थ हुआ है। उसके अलावा होनाली विलेज कर्नाटका में यहाँ पर ये प्लेस बर्थ है। किस यहाँ पे हालाकी ट्राइब से बिलोंग करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया फॉरेस्ट का आया था, पद्मश्री अवार्ड से इनको नवाजा गया है। आई होप दिस 30,000 से ज्यादा सैपलिंग्स को ये क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। बोलिए, समझ आ रहा है? हुँ? उसके अलावा इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र अवार्ड भी इनको दिया चुका है। उसके बाद ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि इनको मिली हुई है। धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2023 में इनको दिया गया है। ठीक है? तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जहाँ आपको पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट अ, राम कोविंद जी जो थे हमारे, ठीक है? उन्होंने यहाँ पर बात, कोविंद जी जो थे, इसके पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने यहाँ पर इनको इस पद्मश्री से नवाजा था। आई होप दिस क्लियर, अवार्ड किया था। अगली बात यहाँ पर कर लेना क्वेश्चन नंबर 5 में, सहयोग हॉप टेक
4 दिन की एक्सरसाइज यहाँ पर हुई है, जिसमें वियतनामी कोस्ट गार्ड शिप CSB 8005 कोची में यहाँ पर जो है आई है। कोऑपरेशन बिटवीन दी इंडिया एंड वियतनाम यहाँ पर अल्टीमेटली जो मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसमें यहाँ पर इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब आपस में एक दूसरे से जो है टेक्निकल जानकारी या फिर जो भी यहाँ पर एक दूसरे से सीख सकते हैं उसकी जानकारी इंटर ऑपरेबिलिटी में यहाँ पर एक दूसरे को साझा कर सकें। क्लियर हुई यहाँ तक बात? तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सहयोग होप टेक एक्सरसाइज किसके बीच हुई है? इंडिया एंड वियतनाम। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। 4 दिन की एक्सरसाइज थी, यहाँ पर आपको फोटो देखने को मिल रही है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड की यहाँ पर उसके बाद वियतनामी कोस्ट गार्ड दोनों की इंटरऑपरेबिलिटी पे बात करी गई है। तो ज्वाइंट ये क्या करेंगे, एक तरीके से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाएंगे, ज्वाइंट टैकल करेंगे इश्यूज को लाइक पायरेसी, ट्रैफिकिंग, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, उनको लेकर फोकस करेंगे। इसमें यहाँ पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाएंगे, पॉल्यूशन रिस्पॉन्स ड्रिल्स यहाँ पर करी जाएंगी। उसके अलावा विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर नाम की एक एक्सरसाइज यहाँ पर VBSS यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट की गई है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। बोलिए। तो ये सारी बातें, अगली बात अगर हम लोग कर लें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में इसरो ने यहाँ पर CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को यहाँ पर जो है इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में यहाँ पे टेस्ट किया है। एक्चुअली इंडिया का एक मिशन है जो कि इंडिया फर्स्ट टाइम मानव मिशन यहाँ पर करने जा रहा है, गगनयान, ठीक है, जो कि 2023 में 24 में यहाँ पर कंप्लीट होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोविड रीजंस और यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। अब 2025 की यहाँ पर जो है एक तरीके से होप रखी जा रही है, 2025 में इसको जो है हम लोग पहली बार इंडियंस पता ही खुद आत्मनिर्भर होके अंतरिक्ष में यहाँ पर जो है जाएंगे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इसके पहले अगर बात करोगे तो राकेश शर्मा सर जा चुके हैं, इंडियन फर्स्ट इंडियन, ठीक है। उसके अलावा सुनीता विलियम की बात करी जाए, कल्पना चावला की बात करी जाए, तो वो तो एक पूरी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? बोलिए यस और नो। तो मेरा क्वेश्चन इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। राकेश शर्मा सर जो रशिया के साथ गए थे, ठीक है, रशियन एयरक्राफ्ट के साथ गए थे वो, तो उन्होंने किस तरह के विमान का यूज किया था? आई होप दिस इज क्लियर। उस मिशन का नाम क्या था? क्लियर हो गया क्वेश्चन? बोलिए। हम्म। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, रिवीजन करा रहा हूँ अभी मैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए और वीकली भी आपको यहाँ पर जो है वीकली भी आपको यूट्यूब पे, ठीक है, सेशंस मिलते रहेंगे, वीकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको लेकर, ठीक है, ताकि रिवीजन हो जाए आपका। फिर यहाँ पर बात की जाए रिया शिशेष फाटे, ये यंगर शूटर बने औरंगाबाद से। एक्चुअली ये 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन इन्होंने जीता है, कहाँ पर, जो कि हुआ है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है भाई? न्यू दिल्ली में। तो आने वाले समय में वुमेन्स 25M पिस्टल मीटर पिस्टल से यहाँ पर फाइनल इन्होंने जीता है। आने वाले समय में हमको एक यंग शूटर मिलने वाला है, क्योंकि ओलंपिक्स में अगर इन्होंने इसी तरीके से ट्रेनिंग और इस तरीके से स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर इनसे गोल्ड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं दुनिया भर के जो भी विभिन्न आपके टूर्नामेंट होते हैं। क्लियर है? ठीक है। उसके अलावा नरेन प्रवन जिन्होंने गोल्ड जीता है यहाँ पे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर मैंने एक डेटा दिया हुआ है, रिसेंटली जितने भी यहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं उसका डेटा है, इसको आप पढ़िएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन यहाँ पर एज अ टीम जीता है या एज अ इंडिविजुअल जीता है टूर्नामेंट को। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। क्या मेरी बातें समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर बात कर ली जाए। पहला स्टील कटिंग सेरेमनी यहाँ पर हुआ है फर्स्ट शिपिंग नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स को लेकर। नए तरह के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स हम लोग बना रहे हैं, मतलब जिस ऐसे वेसल्स, ऐसे हमारे युद्धपोत जिसके अंदर अलग किस्म की या फिर एक नए किस्म की नई जनरेशन की हम लोग यहाँ पर मिसाइल्स को कैपेबल बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो कैपेसिटी है, नवल कैपेसिटीज, दे दे विल बी एडवांस्ड। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है। तो जो पहला अगर यहाँ पर बात करते हैं, फर्स्ट वेपनरी जो हम लोग को मिल जाएगी, डिलीवर हो जाएगी 2027 में यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो थोड़ा थोड़ा डिटेल में इसके बारे में चलते हैं, यहाँ पर जूम करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आप भी अपने लेवल पर गूगल मीट पे या जूम पे जूम कर सकते हैं, यूट्यूब पे थोड़ा सा भी आप जूम कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आपका स्क्रीन छोटा दिख रहा है तो वहां पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
बाकी यहाँ पर डिटेल में अगर आप बात करते हैं तो जीई एरोस्पेस LM2500 मरीन गैस टरबाइन इंजन इसका टाइप है। ठीक है, आपको पता होगा इसी इंजन चलिए नेक्स्ट सॉरी ठीक है। प्राइमरी यहाँ पर बात कर ली जाए ऑफेंसिव ऑपरेशंस मैरिटाइम स्ट्राइक्स के लिए, एंटी सरफेस वॉरफेयर्स के लिए, उसके अलावा लोकल नवल डिफेंस के लिए यहाँ पर हो जाएगा। पहला वेसल जो है 2027 में हम लोग को यहाँ पर सब्सिक्वेंटली मिल जाएगा। आई होप दिस मच बी क्लियर। ठीक है, क्या फीचर है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, यहाँ पे डिफेंस सिस्टम है, एयर सर्विलांस, उसको देखें हाई स्पीड कैपेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। आई होप दिस मच बी क्लियर। तो मार्च 2023 में इसको शुरू किया गया था। 6 वेसल्स हैं, 9,804 करोड़ रुपए का टोटल ये आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसका। आई होप दिस मच बी क्लियर। बोलो समझ में आया या नहीं आया? डिटेल में चीजें चल रही हैं आपके सामने। इस तरह की यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिलेगी हमारे नए वेसल्स 2027 में हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्रोपल्शन की बात करी जाए तो यहाँ पर एल एम जो 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 यहाँ पर बात करते हो इंजन जिसका बना होगा 2500 मरीन गैस टरबाइन का बना होगा। तो हो सकता है डिटेल इसमें भी पूछ ले आप लोगों से। ठीक है, पता होना चाहिए। उसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान सर, उन्होंने कहा है कि नोटेबल इंक्रीज किया है पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर में, मतलब प्रति जो बालक है, प्रति जो बच्चे हैं, उनके एजुकेशन में यहाँ पर जो है एक सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पर देखने को मिला है, अप्रोक्सीमेटली 130%। कहने का तात्पर्य ये है कि सन 2013-14 में एक बच्चे पर यहाँ पर 10,780 रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे थे, एक्सपेंड किया जा रहे थे, खर्चे किए जा रहे थे एजुकेशन को लेवल पे। अगर बात करते हैं हम लोग अभी की डेट में यहाँ पर बात करी जा रही है 25,043 रुपए यहाँ पर जो है एक्सपेंस किए जा रहे हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये जो बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है दिस इज 130%। क्लियर हुआ? कितना है भाई? इट्स ऑलमोस्ट 130%। क्लियर? चलिए अगली बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। बाकी डिटेल यहाँ पर एनपीई का अगर बात करी जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैं डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ, 2020 में हुआ, तो उस पर आज हम डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी रिवीजन चल रहा है। उसके अलावा अगर बात करोगे यहाँ पे तो पीएम पोषण, कल मैंने स्कीम्स के बारे में पूछा था आपसे, 3 स्कीम, पीएम श्री, पीएम पोषण और एक और स्कीम थी अन्न श्री स्कीम। इसकी डिटेल आपको 5-5 लाइन में भेजनी है। क्लियर है? नेक्स्ट, पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस एक्चुअली डिक्लेयर किया कमोमरेशन 350th कमोमरेशन डे ऑफ श्री गुरु तेज बहादुर जी का, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एक्नॉलेजमेंट है यहाँ पर इनकी लेगेसी के सिख गुरु की। ये मैंने कल डिस्कस किया था आपसे। भगवंत मान जो कि सीएम है पंजाब के, उन्होंने अलग अलग जगह पर एक सीरीज ऑफ ग्रैंड इवेंट्स को लेकर बताया है, क्योंकि गुरु जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का, उसके बारे में बताया जाए। ठीक है, इनको एक्चुअली औरंगजेब ने जो है अ, एक तरीके से इनकी हत्या कर दी थी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, करवा दी थी अल्टीमेटली। तो जो सिखिज्म के फर्स्ट गुरु जो यहाँ पर कहे जाते हैं वो गुरु नानक देव जी हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। और अंतिम गुरु जो आपके हैं वो आपके देखने को मिलते हैं यहाँ पर, कौन अंतिम गुरु? गुरु गोविंद सिंह जी आपको देखने को मिलते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। बोलिए यस और नो। ठीक है, तो बाकी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। फर्स्ट गुरु इवन लास्ट गुरु यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, अभी गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो इटर्निटी तक अभी यहाँ पर उनकी जो टीचिंग्स जो 10 गुरुओं ने दिया, ठीक है, उनकी जो टीचिंग्स थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में ऑब्वियस सी बात है उसको रिफ्लेक्ट करता है गुरु ग्रंथ साहिब जी। और उसी से यहाँ पर अब जो आगे का मार्गदर्शन सिखिज्म में यहाँ पे अप्रूव किया गया। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। बोलिए यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1621 में इनका जन्म हुआ है और 1672 में इनको डेथ कर दिया गया है। डिफीटेड द रिलीजियस फ्रीडम, सॉरी डिफेंडेड द रिलीजियस फ्रीडम, इन्होंने रिलीजियस फ्रीडम का डिफेंड किया है। बिकम द सेकंड मार्टियर ऑफ दिस सिखिज्म एग्जीक्यूटेड बाय द औरंगजेब। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, बाकी सारा की कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी में यहाँ पर सिखिज्म में हुआ है वो सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। उस्ताद जाकिर हुसैन सर को यहाँ पर याद किया जा रहा है क्योंकि अभी इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। और दूसरी सैन फ्रांसिस्को में अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, इनको भी अ, मेरा क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ वैसे तो। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण की उपाधि कब कब दी है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन मैं डिस्कशन कर चुका हूँ आपसे।
ठीक है? मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करें। तो चलिए यहाँ पर 27 से 29 के बीच में यहाँ पर एक श्री बाबा हरवल्लभ संगीत सम्मेलन आपका होने वाला है, कहाँ पर? पंजाब के जालंधर में। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? अरे भाई समझ में आया? ठीक है? तो 148 वर्षों से ये चल रहा है, तो 148 ईयर्स से अगर ये चल रहा है, तो इस बार का कौन-सा है? 149th आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है? तो यहाँ पर एक तरीके से जो ये दिस ईयर ऑनर किया जाएगा इस फेस्टिवल को, किसकी याद में? इंडियन क्लासिकल तबला के जो एक रिनाउंड पर्सनैलिटी थे, वह ताज के नाम से जिन्हें बहुत मशहूर किया, ठीक है? उस्ताद ज़ाकिर हुसैन। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। यस, ठीक है? तो ये डिटेल में हम लोग बात जान चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जाए 11 नंबर क्वेश्चन, इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर एज अ एक्सपोर्टर राइट नाउ। तो बात कर रहे हैं हम लोग माइलस्टोन एक्चुअली इंडिया ने अचीव किया है ये इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारे पीएलआई स्कीम चला रही है, अभी इंडिया थर्ड पोजीशन पे पहुंच चुका है, क्लियर है? इसके पहले जो इंडिया था, अगर यहाँ पर बात करें 2019 में अगर अपन बात कर ले, तो 2019 में इंडिया कितने स्थान पे था? 23rd स्थान पे था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो 23rd प्लेस पे था। उसके अलावा बात करें थर्ड प्लेस पे अभी हम आ चुके हैं 2024 में, ठीक है? रिकॉर्ड ब्रेकिंग यहाँ पर हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स किए हैं, जैसे बात करी जाए 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का 20,395 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर हम लोगों ने पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो 92% इंक्रीज देखने को मिला है। पिछले साल 10,634 करोड़ रुपए के हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपोर्ट्स किए थे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। लीडिंग कंपनीज ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इंडिया में असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग होती है एप्पल की, सैमसंग की और अदर वेरियस ब्रांड्स की, उसको भी यहाँ पर कंक्लूड किया है, जिसमें से 86% टोटल एक्सपोर्ट का तो एप्पल ही है यहाँ पे। पीएलआई स्कीम अलग-अलग सेक्टर्स में यहाँ पर चलाई जा रही है। मैंने कल आपसे क्वेश्चन भी किया था कि अलग-अलग सेक्टर्स में जो पीएलआई स्कीम चलाई जा रही है, उसका आपको मुझे यहाँ पर रेफरेंस बताना है। क्लियर है? बोलिए येस और नो। ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे कल ही, ठीक है? तो रिवीजन की क्लास चलती है। अब पहले के 15 से 20 मिनट जो मैं कल पढ़ा चुका हूँ उसका फिर रिवाइज होगा, क्योंकि मुझे पता है रिवीजन इज द की। आप रोज-रोज पढ़ रहे हो लेकिन आप क्या करते हो रिवाइज़ तो नहीं करते। तो ये रिवीज़न ही यहाँ पर की है जो आपको आगे ले जा सकती है, क्लियर है? और इससे कहा गया है कि अप्रॉक्सिमेटली पीएलआई का ही इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है 70 टू 75% एक्सपोर्ट यहाँ पर जो है अल्टीमेटली यहाँ पर इंसेंटिवाइज़ किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ। उसके अलावा बात करी जाए जॉब क्रिएशन या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करिए पीएलआई स्कीम यहाँ पे पीएलआई स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है? जिससे डायरेक्टली 3000 सॉरी 3000 नहीं 3 लाख डायरेक्टली जॉब्स क्रिएट हुई हैं। उसके अलावा 6 लाख इनडायरेक्टली जॉब क्रिएट यहाँ पर अप्रॉक्सिमेटली हुई हैं यहाँ पर इस इनिशिएशन से। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है? 2019 में इंडिया कहाँ था? 2024 में आते-आते हम जो है तीसरे पायदान पे आ चुके हैं। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? अब क्वेश्चन नंबर 24 आज से नए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ली जाए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। जहाँ पर अभी यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे अब टिक नहीं किया गया है, आप खुद से यहाँ पर आंसर बताएँगे। जब तक ये रेड लाइन चलेगी, तब तक आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, इसका राइट आंसर क्या है। क्लियर है? क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि अब जो है क्विज़ वैसी चीज़ें हो जाएँगी, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लिखा है डेली करंट अफेयर क्विज़, समझ में आया? तो यहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा लेकिन साथ में आपका आंसर भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? जो कि दिसंबर 16 से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, 10 जनवरी तक यहाँ पर जो है ये रजिस्ट्रेशन शुरू किया जा रहा है। दिस इनिशिएटिव aims to engage student to human right issues, enhance their understanding towards the subject of the practical exposure and expert guide। तो जो एक्सपर्ट गाइड है उनको मिलेगी यहाँ पर स्टूडेंट्स को, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट को, वो यहाँ पर विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली बात करी जाए 80 स्टूडेंट यहाँ पर जो है एक टोटल एकेडमिक डिसिप्लिन पर तैयार किया गया। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, यस और नो। तो आपको कोशिश करनी है यहाँ पर, ट्राई करना है, बताना है। गलती बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बताओ, रिप्लाई करो। जिसमें स्टाइपेंड जो उनको दिया जाएगा, वो 12,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो यहाँ पर 80 स्टूडेंट यहाँ पर लाए गए हैं। उसके अलावा अभी चेयरपर्सन चेंज हो गए यहाँ पे, पहले सयानी थे, ठीक है? अभी रिसेंटली चेंज हुए 2 दिन पहले, बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में अभी। क्लासरूम सेशन होने वाला है, फील्ड विजिट होने वाली है, ग्रुप प्रोजेक्ट होने वाले हैं यहाँ पे।
फैसिलिटी प्रोवाइड दैट रीडिंग मटेरियल मिलेगा, इंटरनेट कनेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, मेल ये सारी चीजें मिलने वाली है। और फोकस एरिया इक्वल एक्सेस ऑफ राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी पे यहाँ पर बात होगी। क्लियर है? बोलिए, समझ आया? तो यहाँ पर हम लोग बात कर चुके हैं, जो स्टाइपेंड है वो 12,000 रुपए यहाँ पर मिलने वाला है। क्लियर? बोलिए, समझ में आया? तो यहाँ पर बात कर लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एक्चुअली ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखो यहाँ पे ध्यान सुनो, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक होती हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, पॉलिटी में जब आप पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो हैं जिनको एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया गया है, नहीं तो उनके लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर हम पीएम की बात कर लें, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर लें, समझ में आया? ठीक है, इलेक्शन कमीशन की बात कर लें, यूपीएससी की बात कर लें, जीएसटी काउंसिल की बात कर लें, क्योंकि ये क्या होगा, या तो पहले से आर्टिकल है या तो अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर क्या किया गया है, ऐड किया गया है। उन सभी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते थे। समझ में आया? बोलिए। ठीक है, चाहे अटॉर्नी जनरल की बात कर लीजिए, चाहे यहाँ पर आप बात कर लीजिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, सीएजी की बात कर लीजिए, दीज ऑल आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सुप्रीम कोर्ट भी आपका यहाँ पर, हाई कोर्ट भी आपका जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। क्लियर है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उसमें क्या आ जाता है? देखो होता यह है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया है किसी एक्ट बनाकर, लेकिन इनको किसी कानून या एक्ट से बनाया गया है। समझ में आया? तो वो हो जाते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या हो जाता है भाई? स्टैट्यूटरी बॉडीज, किसी एक्ट से जिनको लाया गया है और पार्लियामेंट ने उसको क्या किया है, पार्लियामेंट ने उसको पास किया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात कर ली जाए, तो हम यहाँ पर जैसे नेशनल ह्यूमन सॉरी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, आरबीआई आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्लियर? बोलिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखित नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट से एक्ट पास किया गया है, कानून बना है, इसीलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। इसके अलावा, ठीक है, एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, गैर वैधानिक संस्था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात कर ली जाए, निकाय वो होते हैं जिनको सिर्फ कैबिनेट के द्वारा पास करा दिया गया है। पास्ट में देखोगे तो पहले जो है प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन। ठीक है, 12 5 ईयर प्लान आए, उसके बाद में अभी इसको नीति आयोग बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बोलिए यस और नो। ठीक है, तो जो प्लानिंग कमीशन है वो भी नॉन स्टैट्यूटरी है और नीति आयोग भी नॉन स्टैट्यूटरी है। क्लियर हुआ? गैर वैधानिक निकाय है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी में आपको अंतर पता लग गया। बोलिए फटाफट, समझ में आया या नहीं आया? अगली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल में अगर बात करते हैं, तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। पहली चीज तो इसके लिए एक्ट आया हुआ है, 1993 में इसको बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी गवर्निंग बॉडीज है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। करंटली रिसेंटली यहाँ पर जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम इसके यहाँ पर चेयरपर्सन बनाया गया। समझ में आया? ये करंट अफेयर आपको एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। क्लियर है? मतलब इसी से जुड़ा हुआ। बोलिए, नेचर क्या है? फेडरल जो लॉ है हमारे, उनको इंप्लीमेंट करना, ह्यूमन राइट्स को लेकर लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को यहाँ पर क्या करना, इंक्वायर करना, इंक्वायरी करना, लोगों को अवेयर कराना उनके ह्यूमन राइट्स से। इनके पास पावर रहती है, अल्टीमेटली पावर ऑफ सिविल कोर्ट तक की यहाँ पर जो है पावर है। गवर्नमेंट को भी ये कॉल ऑन कर सकते हैं, रिपोर्ट मांग सकते हैं ह्यूमन राइट पे। समझ में आया ही नहीं आया? क्लियर है? और ये यहाँ पर आपके रिसेंटली अपॉइंटेड वी रामा यहाँ पर सुब्रमण्यम आपके सामने है। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना। तो ये सारी डिटेल आपके सामने मैंने यहाँ पर बता दी अभी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं इत्मीनान से। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड इंडिया का पहला स्टेट होने वाला है जो डेडिकेटेड योगा पॉलिसी लेके आने वाला है। रिसेंटली देहरादून में, ठीक है, कहां पर भाई? देहरादून में 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हुई है। कहां पर हुई है? 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है सर? देहरादून में। समझ में आया या नहीं आया? बोलिए फटाफट, फिर आगे बात करो। ठीक है, जल्दी से फटाफट बताइएगा। बस, वेरी गुड।
कौन सा ऐसा, अगर बात करोगे, देखो गोवा इंडिया का पहला स्टेट जिसने यूसीसी को, ठीक है, अगर बात कर ली जाए, ठीक है, कॉमन सिविल कोड की यहाँ पर बात कर ली जाए, उसको एक्सेप्ट किया है। उसके अलावा उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जो कि यूसीसी लेकर भी आया है। क्लियर है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्लियर है? तो ये अलग एक क्वेश्चन उत्तराखंड के लिए हो जाएगा अलग से आपका। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करी जाए तो योगा पॉलिसी लेके आना, डेडिकेटेड लेके आने वाला कौन सा फर्स्ट स्टेट बनने वाला है? पॉइज मतलब ऐसा एम रखा है इसने, ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द रीजन इनटू द ग्लोबल योगा डेस्टिनेशन। दिस इनिशिएटिव बिल्ड स्टेट के रिच कल्चर, रिच हेरिटेज को यहाँ पर अलाइन करेगा विद आयुष पॉलिसी के साथ में, क्योंकि इन्होंने आयुष पॉलिसी भी यहाँ पर 2023 पिछले साल यहाँ पर क्या की थी, लेके आई थी। समझ में आया? बोलो हाँ, है ना? जो पुष्कर सिंह धामी सर हैं यहाँ पर सीएम, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि यहाँ पर अब हम जो है योगा पॉलिसी लेकर आने वाले हैं, तो पहला स्टेट बन जाएगा यहाँ पे। तो इस योगा पॉलिसी के तहत अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उत्तराखंड कितने वेलनेस या नए योगा सेंटर बनाने की बात कर रहा है? कितने भाई? 50। 50 नए योगा वेलनेस सेंटर बनाने की बात कर रहा है। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? वेरी गुड। ये पूरा डिटेल आपके सामने है, चला हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है? इत्मीनान से धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे समझाते हुए। तो फर्स्ट योगा पॉलिसी यहाँ पर कौन लेके आए? पुष्कर सिंह धामी सर लेके आए, ठीक है? ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्टिव क्या? ट्रांसफॉर्म उत्तराखंड इंटू द ग्लोबल योगा डेस्टिनेशन, इंटीग्रेटेड योगा, आयुर्वेदा एंड वेलनेस इनटू द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। क्या एस्टैब्लिश करना? ग्लोबल हब बनाना है योगा, योगा को लेकर यहाँ पर उत्तराखंड को ग्लोबल हब बनाना है, ठीक है? प्रमोट वेलनेस टूरिज्म। वेलनेस टूरिज्म क्या होता है? देखो, बहुत टूरिज्म के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है? वेलनेस टूरिज्म मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेलनेस के लिए अपने आपको क्योर करने के लिए मेंटली, फिजिकली, ऑब्वियसली बात है, मेडिटेशन या योगा या अदर मीन्स के लिए अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं। समझ में आया? उस तरीके से यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है कि उत्तराखंड में यहाँ पर जो टूरिज्म आए वो वेलनेस टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। फिर उसके बाद में यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द योगा सेंटर्स, योगा सेंटर को स्टैंडर्डाइज किया जाए, जो भी एक तरीके से रेगुलेट किया जाए, बेटर तरीके से वो फंक्शन करें, उन पे एक नियामक रेगुलेटर बैठे। समझ में आया? रजिस्ट्रेशन हो सभी योगा सेंटर्स का, सब्सिडीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाए उनके लिए। उसके अलावा फिर एक योगा सेंटर बोर्ड बनाया जाए सर्टिफिकेशन देने के लिए। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो 50 नए यहाँ पर योगा सेंटर और यहाँ पर आयुष ग्राम खोलने की ईच डिस्ट्रिक्ट में कोशिश करी जा रही है। आयुष ग्राम हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और 50 योगा और वेलनेस सेंटर खोलने की बात करी जा रही है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन किया गया है अप्रोक्सीमेटली। तो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस के अंदर 3000 एक्सपर्ट आए 50 कंट्रीज से। ये सारी बातें भी यहाँ पर एक्सप्लेन की गई। तो ये बातें हम लोग देख चुके हैं। क्लियर? बोलिए, समझ में आया सेशन? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे क्या है? रिसेंटली अनाउंसमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग टू द ग्रांट। कौन सी ग्रांट? 15th फाइनेंस कमीशन। अब ध्यान से सुनना, अभी 16th फाइनेंस कमीशन के, ठीक है, पंगड़िया साहब को यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है? इस पे मैं बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा, ठीक है? चलो पहले इस बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। तो रिसेंटली यहाँ पर क्या किया गया है, जितने भी 15th फाइनेंस कमीशन थे, और ये फाइनेंस कमीशन जो है ये आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है। समझ में आया? बोलिए, पहली चीज। तो एफएफसी मतलब 15th फाइनेंस कमीशन जो है यहाँ पे, ठीक है, उसने बहुत सारी चीजें रिकमेंड करी, जिसमें से, और एक्चुअली क्या है, रूरल इंडिया को डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर कहा कि आपको इतना फंड देना पड़ेगा। एक्चुअली क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। फाइनेंस कमीशन जो होती है, ये जो टैक्स का कलेक्शन होता है, ठीक है, टैक्स का कलेक्शन होता है, इसको टैक्स कलेक्ट होने के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट के पास टैक्स कितना जाएगा, टैक्स में से उतना अमाउंट ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया है, ठीक है, सेंटर के पास कितना जाएगा, ये परसेंटेज डिसाइड करता है। इसके लिए एक तरीके से कौन बैठा हुआ है? फाइनेंस कमीशन। समझ में आया या नहीं आया? बोलो हाँ या ना? फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट एलोकेट द और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलेक्टेड टैक्स। समझ में आया? सिंपल भाषा में। बाकी और बातें करते हैं धीरे धीरे आगे। तो यहाँ पर क्या है, जो कि 15 फाइनेंस कमीशन में यहाँ पर कहा गया था कि टोटल 1.43 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर लोकल बॉडीज क्या होती हैं? ऑब्वियस सी बात है सर, देखिए, अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं, ठीक है, तो रूरल एरिया में जो लोकल बॉडीज होती हैं, देखो
3 लेवल पे आपके इलेक्शंस होते हैं। एक तो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन होता है, जैसे कि जहाँ पर मोदी गवर्नमेंट में है। स्टेट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं आपके, जहाँ पे आपके स्टेट में, अगर आप महाराष्ट्र की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, तो वहाँ पे सीएम होते हैं। उसके अलावा एक होता है लोकल लेवल। इस लोकल लेवल को 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक तो अर्बन लेवल, ठीक है? और एक रूरल। और यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं, पता है ना? म्युनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होते हैं, ठीक है? पार्षद के इलेक्शन होते हैं, कॉर्पोरेट के इलेक्शंस होते हैं, कॉर्पोरेटर के, पता है ना? बोलो हाँ या ना? उसके अलावा रूरल में यहाँ पर बात करी जाए तो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, क्लियर? सुना है कभी? ग्राम सभा, ये होते हैं इनके इलेक्शंस, क्लियर है? तो 3 टियर ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। इंडिया में 3 टियर ऑफ डेमोक्रेसी आपको देखना, 3 लेवल पे, 3 स्तर पे, ठीक है? समझ में आया? तो ये फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को डिक्लेयर किया कि जो लोकल बॉडीज हैं, आपको इसको भी पैसा देना पड़ेगा ताकि ये अपने आप को डेवलप कर सके। ये अपना पैसा कहाँ से निकालते हैं आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि जितने भी बहुत सारे लैंड एरियाज होते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे आप कहीं गाड़ी जमा करते हो, ठीक है? पार्किंग जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो पार्किंग से ये पैसा कमाते हैं, होर्डिंग से ये पैसा कमाते हैं। समझ में आया? जो होर्डिंग वोर्डिंग लगती है ना, बोलिए, ठीक है? लैंड एरिया को यहाँ पर सेल करके पैसा कमाते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन से, उसके अलग-अलग पनिशमेंट से यहाँ पर जो भी अल्टीमेटली जो भी यहाँ पर जो है चालान्स काटे जाते हैं, ठीक है? उससे फाइन जो है, उससे ये पैसा कमाते हैं, उससे इनका एक रेवेन्यू मॉडल आता है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनको कुछ पैसा देती है। तो यहाँ पर जो 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला, समझे? कि 1,83,000 यहाँ पर 1,83,000 रुपए जो है आपको लोकल बॉडी को देना पड़ेगा, और ये 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया। उसमें से केंद्र सरकार यहाँ पर अभी की डेट में 1.06 लाख रुपए दे चुकी है, ये यहाँ पर कहा गया है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में बात करो तो आउट ऑफ द एलोकेटेड अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 1.06 lakh crore has been utilized across the various state, including the effective deployment of the resources towards the rural development initiative. क्वेश्चन समझ में आया? मैंने यहाँ पर आपको 3-4 चीजें बताई। सॉरी, फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है ये बताया, ठीक है? 15th फाइनेंस कमीशन ने कितना पैसा रिकमेंड किया था वो बताया। दूसरा, फाइनेंस कमीशन किस तरीके से यहाँ पर 3 लेवल पे टियर 3 टियर की हमारे पास में डेमोक्रेसी है, गवर्नेंस है, उसको मैंने बताया। समझ में आया नहीं आया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? आई होप ये चीज बेटर तरीके से आपको समझ में आई। ठीक है, चलो इसको अपन रफ कर देते हैं यहाँ पे जो भी मैंने लिखा था। अब आगे यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं जरा। अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो पहली फाइनेंस कमीशन जो बनाई गई थी वो केसी नियोगी सर थे। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो केसी नियोगी थे, ठीक है? केसी नियोगी। और इन्हीं के रिकमेंडेशन पर यहाँ पर प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। समझ में आया? ये भी अगर पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। 1952 से लेकर 1957 तक। उसके अलावा सेकंड फाइनेंस कमीशन में यहाँ पर अलग-अलग लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। करंट जो अभी चल रही है 2021 से 26 के बीच में जो रहेगी 5 सालों के लिए, एनके सिंह। समझ में आया? बोलिए, एनके सिंह 16th लोकसभा के लिए भी यहाँ पर चेयरमैन चूज किए जा चुके हैं। समझ में आया या नहीं आया? है ना? आर्टिकल क्या है इसका? आर्टिकल 280 आर्टिकल है, 280 कॉन्स्टिट्यूशन के अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 12वें भाग में आपको देखने को मिलता है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी है ये एक तरीके से। समझ में आया? क्वाजी जुडिशियल मतलब आंशिक रूप से ये आपको जस्टिस भी कर सकती है। समझ में आया? मतलब किसी को पनिशमेंट करना हो, डायरेक्शन देना हो, ये सब भी यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी अगर बात करी जाए तो प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंट करते हैं किसको? चेयरपर्सन को। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो देखो कितना डीप जा सकता है क्वेश्चन, वो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। 4 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग हाई कोर्ट जज, और यहाँ पर यहाँ पर डिसाइडेड बाय द क्वालिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करती है यहाँ पे क्वालिफिकेशन। टेन्योर ऑब्वियसली बात है प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। 2 साल भी चल सकते हैं, 4 साल भी चल सकते हैं। समझ में आया? चेंज भी हो सकते हैं बीच में। और रीअपॉइंटमेंट हाँ फिर से हो सकता है। क्या क्या काम करते हैं, ठीक है? रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट अबाउट टैक्स, कैसे कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यही तो मैंने बोला, बोलो हाँ या ना? प्रिंसिपल फॉर द ग्रांट्स इन एड टू स्टेट बाय द सेंटर।
सेंटर के द्वारा जो ग्रांट्स दिए जाते हैं एड में, उसको यहाँ पर बताता है। इवैल्यूएशन इन द राइज ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ठीक है? जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है, उसको यहाँ पर इवैल्यूएशन करता है और वहां से रिसोर्सेज मतलब पैसा निकाल के पंचायत को और म्युनिसिपैलिटीज को प्रोवाइड कराता है। समझ में आया? मतलब एक तो सेंट्रल स्टेट में फंड कैसे डिवाइड होंगे वो बताएगा, ठीक है? दूसरा स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को यहाँ पर चेक करेगा और वहां से पैसा निकाल के म्युनिसिपैलिटीज को देगा। क्लियर है? और जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस होती है ना, वो बाइंडिंग नहीं है, एडवाइजरी है। मतलब सरकार माने ना माने वो सरकार के ऊपर है और सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स को ही यहाँ पर कर सकता है एक तरीके से रिकमेंड इनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये मैंने एक फाइनेंशियल कमीशन की आपको पूरा एक चार्ट यहाँ पर समझा दिया। उसके अलावा करंटली यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई हैं वो यहाँ पर आपके सामने दिखाई देंगी, ठीक है? ग्राम पंचायत को 70% डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमाउंट, मंडल प्रजा परिषद को 15%, जिला प्रजा परिषद को 15%। क्लियर? दो टाइप के ग्रांट है यहाँ पर, बेसिक यूनाइटेड ग्रांट और आपका टायर ग्रांट। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के तहत इसका एक पोर्टल बनाया गया जहां पर चेक किया जा सकता है किसको कितना यहाँ पर एलोकेशन किया गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कशन में यहाँ पर आपसे डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक यूनाइटेड ग्रांट की बात करी जाए तो ये लोकल बॉडीज को वेरियस तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर सैलरीज और स्टैब्लिशमेंट कॉस्ट के लिए दिया जाता है। उसके अलावा बात कर ली जाए तो यहाँ पर टाइड ग्रांट जो पक्का दी जाती है उसके लिए स्पेशल पर्पस, जैसे कि सैनिटेशन के लिए, सफाई वफाई रहे गाँव में, गाँव को मेंटेन किया जाए, ओपन डेफिकेशन जो फ्री बनाने का स्टेटस है, ऑब्वियस सी बात है खुले में जो शौच होता है ना, उसको कम से कम यहाँ पर जो है प्रमोट किया जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है? सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आप देखते होंगे ना गाँव में चापाकल लगते हैं, चापाकल मतलब वो हैंडपंप लगाए जाते हैं। समझ में आया? ठीक है? ये आप देखते होगे, अब तो पहले हैंडपंप नहीं लगता, तो मोटर लग जाती है, टंकी लग जाती है। समझ में आया? तो ये सारी चीजें सॉरी, एक सेकंड किधर गया ये? हाँ, तो ये फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस है। मेरा क्वेश्चन, 16th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है? 16th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है? ठीक है? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया आपको? अगली अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये रिपोर्ट है, यहाँ पर ये इतना रेवेन्यू दिया जाएगा, इतना बांटा जाएगा, यहाँ पर ये ग्रांट दिया जाएगा। ये सारी डिटेल आपके सामने, इसको आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। ठीक है? नवंबर 2017 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। क्लियर है? अगली बात करी जाए, 15 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली स्टेटमेंट न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर यहाँ पर प्रहलाद जोशी सर हैं। उन्होंने इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर बात करी जाए तो ग्लोबली हम पोटेंशियल ग्लोबल लीडर बनने वाले ग्रीन एनर्जी के अंदर। तो ये रिमार्क इसलिए आया क्योंकि ये 5th CII इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन न्यू दिल्ली में इन्होंने ये बात बोली है। क्लियर है? बात समझ में आया? और यहाँ पर ये बताया है कि इंडिया का एक कमिटमेंट है 2030 तक का, हम 500 गीगावाट तक 2030 तक हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से बना लेंगे। समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ो जरा, आपको समझ में आएगा। गवर्नमेंट कमिटमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट टू एम्बिशियस टारगेट ऑफ अचीविंग 500 gigawatt of non-fossil fuel based capacity of by 2030. This goal aligned with the India's broader climate commitments and sustainable development objects. समझ में आया? बोलिए। ठीक है? थोड़ा सा जूम करते हैं इस पे। ठीक है? तो बाकी और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिग्निफिकेंट माइलस्टोन क्या है भैया? 200 गीगावाट हम लोग को 2024 तक कंप्लीट करना है। 500 में से 200 2024 में अभी इंस्टॉल कर चुके हैं। 224 मतलब 2024 में 200 गीगावाट हम लोग पहुंच चुके हैं। समझ में आया? 300 बाकी है, 6 साल में कंप्लीट होने वाला है। समझ में आया? अगला, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पॉलिसी मेकिंग, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना। ओवरव्यू कौन कर रहा है भाई? प्रहलाद जोशी सर है यहाँ पर। 5th इवेंट हुआ यहाँ पर, 5th CII इंटरनेशनल आपका एनर्जी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ है। गवर्नमेंट के टारगेट क्या है? मैं टारगेट यहाँ पे 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब कोल से, इन सबसे, क्योंकि क्या होता है कोल को बर्न किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है ना? वहां पे उससे स्टीम को क्या क्या स्टीम बनाई जाती है वाटर से, और उस स्टीम को टरबाइन में डाल के टरबाइन घूम जाता है, फ्लक्स घूमता है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, उसको एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली जाती है। समझ में आया? सिंपल फिजिक्स पढ़ा होगा 12th में। ठीक है?
क्लियर है? ठीक है ना? तो भाई हीट करने के लिए कोल चाहिए ना, लेकिन कोल जलता है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता है? जब कोल जलेगा, क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कोल जब जलेगा तो यहाँ पर पॉल्यूशन होगा। समझ में आया? एम क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी का कैपिटल बन जाए। अगर यहाँ पर कैपेसिटी एडेड की बात करी जाए, अप्रैल से नवंबर 2024 तक देखा जाए तो 15 गीगावाट ऐड कर चुके हैं। पिछले साल में हम सिर्फ जो है 7.5 गीगावाट ऐड किया था। सोचो इस साल हम लोगों ने तो 99% इंक्रीज कर दिया, डबल हो गया ना, 7 से डबल। क्लियर है? तो हर साल का एक डबल मार्जिन लेके चलो यहाँ पे आप लोग। टोटल इतना है हमारा अभी, पावर से इतना आ रहा है, विंड से इतना आ रहा है, ये सारी डिटेल आपके सामने है। क्लियर है? इन सबका चार्ट बना लो भाई, ये आएगा, फिर आप बोलोगे संजय सर आपने पढ़ाया नहीं था। ये आपके प्रहलाद जोशी सर, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है, इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड रिन्यूएबल एनर्जी अचीविंग द 175% ग्रोथ, 175% ग्रोथ इन द 2014 से अगर यहाँ पर जोड़ा जाए। समझ में आया? 208 अभी हो चुका है हमारा। अगले अगर इस 10 सालों में अगर बात करी जाए तो इतना हो गया है, और अगले 2030 तक हम जो है 500 गीगावाट तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है? यही तो बात करी हम लोगों ने रिवाइज में। तो बाकी डिटेल में यहाँ पर आपके सामने है, और ये एक इन्फोग्राफिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप इत्मीनान से इसको पढ़ सकते हैं। सोलर में कितना है, विंड में कितना है, रूफटॉप में कितना है, ग्राउंड माउंटेड सोलर में कितना है, सोलर पावर में कितना है, उसके बाद रिन्यूएबल टोटल कितना है। समझ में आया? सारी डिटेल है इसमें, एक एक डिटेल। बस इसको आपको नोट डाउन करना कॉपी के अंदर, और मल्टीपल रिवीजन मारने हैं। ठीक है? मल्टीपल टाइम रिवीजन मारना है। ये आपको देखो, चीजें मैंने देखो इन्फोग्राफिक्स में भी रखी हैं, ठीक है? उसके अलावा मैंने इस तरह के सेंटेंसेस में भी रखी हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। की पॉइंट्स में भी रखी हैं। समझ में आया? हो सकता है कि आप इसको इत्मीनान से पढ़ लो तो ये दिमाग में बैठ जाए, तो फिर इन्फोग्राफिक्स याद करोगे लास्ट में जाके। क्लियर है? या जिसको जिस तरीके से समझ में आए उसको इस तरीके से यहाँ पर डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है? बाकी बहुत जल्दी ही जीएसजीए विद संजय सर टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लो। ये सारी चीजें आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगी, और यहाँ पर भी बहुत जल्दी क्विज स्टार्ट होने वाले हैं वीकली लेवल पे, सैटरडे सैटरडे। ठीक है? एवरी सैटरडे यहाँ पर जो है आपका क्विज होगा। उसके अलावा एप्लीकेशन पे भी, जो एप्लीकेशन है हमारी जीएसजीए विद संजय सर की टेलीग्राम या जीएसजीए आपका एप्लीकेशन है, जीएसजीए विद संजय सर। ठीक है? उस एप्लीकेशन पे भी, उसके अलावा यूट्यूब पर भी आप जाके यहाँ पर जुड़ सकते हैं। बहुत सारी जगह बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं अभी आने वाले फ्यूचर में, तो बी अ पार्ट ऑफ दैट। ठीक है? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। इंडिया इज मेकिंग सिग्निफिकेंटली एडवांसमेंट इन द प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में इंडिया यहाँ पर अपने आप को बहुत अच्छी आगे लेके आ रहा है। एक्चुअली एक सर्विकल कैंसर की वैक्सीन बनाई जाती है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, कहाँ पर है मेरा क्वेश्चन, ये हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है? तो इसने यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर की यहाँ पर जो है ढूंढ ली है। ठीक है? इसका अमाउंट पूछा जा रहा है, 200 रुपए से 400 रुपए तक का एक अमाउंट इसका रखा जा रहा है, और आने वाले समय में एक तरीके से मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास इवन, ठीक है, इसको अफोर्ड किया जा सके। क्लियर है? तो चलिए थोड़ा डिटेल में यहाँ पर जरा बात कर लेते हैं। इसके सपोर्ट से इस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से बनाया गया, इसको सपोर्ट बाय द बिल बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन। अगर यहाँ पर बात करी जाए पहले तो पब्लिक अवेयरनेस कम है एक्चुअली सर्विकल कैंसर को लेकर, इसकी वैक्सीनेशन को लेकर। इसको डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। टाइप इसके अंदर क्वाड्रिवेलेंट एचपीवी, ठीक है, वैक्सीन है ये। क्या है भाई? 6 तरह का टाइप है, 6, 11, 16 और 18। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है यहाँ पर? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा, मतलब सभी को, जैसे आपने देखा होगा बच्चों में ना इंद्रधनुष चलाया जाता है वेस्ट पुणे में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जैसे इंद्रधनुष चलाया गया है, बच्चों को, जो जच्चा बच्चा होता है उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं जब वो डिलीवरी के लिए जा रहे होते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं लेडीज। ठीक है ना? उसके अलावा पोलियो यूनिवर्सल प्रोग्राम है। समझ में आया? उसी तरीके से 9 वर्ष की बच्चियों से लेकर 14 वर्ष की बच्चियों, क्योंकि ये ज्यादातर महिलाओं को यहाँ पर जो है इन्फेक्ट करता है। समझ में आया? ठीक है? तो ये यहाँ पर पार्ट हो जाती है। इफेक्टिवली यहाँ पर बात करी जाए तो करंटली प्रोडक्शन की बात कर लो तो एक साल में हम 70 बिलियन, मतलब 7 करोड़ के आसपास बना रहे हैं। फ्यूचर प्लान है इसको 2026 तक हम डबल कर लें, मतलब 14 करोड़ हम लोग यहाँ पर जो है एक साल में डोज बना लें। क्लियर है? इफेक्टिव क्या है? 70% सर्विक कैंसर में इफेक्टिव है,
एनुअल जो डेथ है इंडिया के अंदर 1 लाख डेथ हो जाती है सर्विक कैंसर से, और इफेक्टिव कॉस्ट यहाँ पर रखी गई है 200 रुपए से यहाँ पे 400 रुपए पर डोज। समझ में आया? दिस इज रिमार्केबल एक्चुअली। ठीक है, और अभी रिसेंटली अगर आप बात करोगे तो रशिया ने भी यहाँ पर कैंसर की क्या निकाल दी है, वैक्सीन निकाल दी है। उस वैक्सीन का नाम क्या है ये आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताओगे। ठीक है, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। पूरा डिटेल सेशन मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बना लिए भैया एचपीवी। और एचपीवी का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे जो वायरस यहाँ पे अटैक करता है उसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्या नाम है इसका? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्लियर है? 1 लाख के आसपास हर साल डेथ हो जाती है। 9 वर्ष से 14 वर्ष की बच्चियों को यह लगाया जाएगा। बाकी डिटेल आपको इस तरह के इन्फोग्राफिक्स में आपको साफ साफ दिख जाएगी। ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया? लास्ट टाइम जब रिवीजन करोगे ना आप, दो आपको 2 दिन के अंदर 4 महीने का, 1 दिन के अंदर 4 महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। समझ में आया? ठीक है, इस तरह के इन्फोग्राफिक्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं हम 18th के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, अब ये 18th का करंट अफेयर हमारे शुरू हो गए हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं, फिर डिटेल में हम लोग आगे बहुत तेजी से चलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे किरण मजूमदार शॉ जो कि चेयरपर्सन है बायोकॉन के, उनको अवार्ड किया है प्रेस्टिजियस अवार्ड जिसका नाम क्या है, जमशेदजी टाटा अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया गया उनको? जमशेदजी टाटा अवार्ड बाय द इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी। इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी, एक्चुअली इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन बायो साइंस सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, ये जो एक्कोलेड मतलब अवार्ड दिया जा रहा है, वो इनकी लीडरशिप को लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि बायोकॉन को ये अभी की डेट में जो है बायोटेक्नोलॉजी के लेवल में ग्लोबल लीडर के रूप में आपको स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के लेवल पे लेकर जा रही है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। बोलिए। बायोकॉन कंपनी का इन्होंने अपना जो शुरुआत करी थी 1978 में करी थी। क्लियर? उसके अलावा अगर बात करें अफोर्डेबल इनोवेशन फॉर इन फार्मास्यूटिकल बनाए इन्होंने, इंसुलिन और अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाए बायोकॉन कंपनी ने 1989 में। ठीक है, इनको पद्म श्री दिया जा चुका है। ठीक है, उसके अलावा बात करें जाए 2005 में इनको पद्म भूषण दिया जा चुका है, 2005 में। क्लियर है? उसके अलावा ऑथमेयर गोल्ड मेडल भी दिया जा चुका है। ये सारी बातें। उसके अलावा बात करूं ग्लोबल रिकॉग्निशन में, टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड फोर्ब्स टॉप मोस्ट पावरफुल वुमेन्स में, दोनों में इनका ग्लोबल रिकॉग्निशन आपको देखने को मिलता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये समझ में आई? बोलो हाँ या ना। किरण मजूमदार शॉ, बायोकॉन के फाउंडर, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज किरण मजूमदार शॉ। ठीक है, पहली बात करी जाए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अभी ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिसेंटली आरबीआई ने यहाँ पर क्या किया है, सुपरविजनरी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा दिए गए, हटा लिए हैं। एक्चुअली ये मार्च में लगाए थे इन पे, अभी यहाँ पर इसको क्या कर, अप्रैल मार्च में लगाए थे आई थिंक। ठीक है, कौन कौन से भैया यहाँ पे, ईसीएल, ठीक है, ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड, और यहाँ पर एडलवाइस एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। क्लियर है? उस दोनों के ऊपर लगाया गया था, यहाँ पर इसको हटा लिया गया। थोड़ा जूम करके थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ मई, सॉरी। ठीक है, मई 2024 में इन पे ये रेगुलेशंस लगाए गए। उसके अलावा बात करोगे बैकग्राउंड क्या था लगाने का, एक्चुअली यहाँ पर क्या था, रिस्ट्रिक्शन वर रिलेटेड टू द कंप्लायंस यूजिंग द एवरग्रीन ऑफ लोन। ठीक है, एवरग्रीन लोन यहाँ पर ये दे रहे थे। ठीक है, आरबीआई ने जो ये जो पेनल्टी इन पे लगाई या फिर इनको जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जो किया था, वो किस पावर किया था? सो ऑब्वियस सी बात है सर, आरबीआई एक्ट खुद का है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, सरफेसी एक्ट भी है। तो क्वेश्चन मुझे जरा टाइप करके बताना, सरफेसी एक्ट कब आया था? कई बार डिस्कशन कर चुका हूं मैं क्लास में। ठीक है, सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, बहुत कुछ रहता है आपका। ठीक है ना, सरफेसी एक्ट, जो भी बैंक में आप जाते हो और जो बैंक को लोन नहीं चुकाते, तो बैंक के पास में जो एक तरीके से एक्ट, जो कानून है, वो सरफेसी एक्ट है। इसी के बिहाफ पे वो क्या करता है, एक तरीके से प्रॉपर्टी को यहाँ पर कुर्क कर लेते हैं, प्रॉपर्टी को यहाँ पर
जोड़ लेते हैं। गाड़ी लिया, लिफ्ट आप गाड़ी लेके आए, ऑब्वियस सी बात है आप लोन नहीं चुका पा रहे तो गाड़ी वापस ले जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाते हैं ना। आप ज़मीन के पेपर रखते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसको एक तरीके से अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर देता है ना बैंक, अपने लॉस को कम कर सके जो लोन का लॉस दिया उसने। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? तो ये पावर उसको सरफेसी एक्ट से मिलती है। क्लियर? तो ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लिफ्ट किया है ऑब्वियस सी बात है। जैसे ही ये लिफ्ट में आया तो मार्केट ने यहाँ पर रिएक्शन दिखाया है। एडलवाइस के फाइनेंशियल जो शेयर्स थे यहाँ पर 7.6% से जो है ग्रो किए हैं। तो ये आपको सरफेसी एक्ट की डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और ये आपको सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप कि ये नया इनिशिएटिव आपको समझ में आया होगा। आई होप कि इस तरीके से जो क्लासेस चल रही हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। ज़्यादा जुड़ने के लिए जीएस जीए विद संजय सर टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। बाकी बहुत सारे पेड बैच भी चल रहे हैं और फिर यूट्यूब पे भी सेशंस आने वाले हैं। ठीक है? एसबीआई की वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी को पता है। तो ईमानदारी से करंट अफेयर को पढ़िए। डेली डिटेल सेशन चलता है फ्रॉम 7 o'clock। ठीक है? I hope you enjoy the class. Thank you, thanks a lot. God bless you all. Bye bye and take care. स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। कोई डाउट हो आप मुझे GSGA टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर पिन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।